नमस्कार बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JMD स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, मतलब पार्ट नंबर 6 है जिसका नाम है दहन और ज्वाला के बारे में। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होती है। सबसे पहले हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, फिर जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में कंटेंट मिलता रहेगा। हम यहाँ पे क्लास 8 की सभी सब्जेक्ट के पूरे वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे और नोट्स भी आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8, वो जो 6 है, जो क्लास 8 का है साइंस का। इसके बारे में जैसे मैंने बताया, दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले बात करेंगे दहन। दहन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रकाश आप जानते हो कि सूर्य के द्वारा जो रोशनी उत्पन्न होती है, जो सूर्य के द्वारा जो भी धूप आती है ना, जिस रोशनी रहती है, उसको बोलते हैं हम प्रकाश। या फिर बाद में आपके पास में कोई भी बैटरी है, जैसे टॉर्च है, उसके थ्रू, उसके द्वारा जो भी रोशनी निकलती है उसको भी हम बोलते हैं प्रकाश। जब किसी पदार्थ में से प्रकाश या ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा क्या होती है? जैसे अगर आप किसी डेगची में या फिर किसी में कुकर में जैसे पानी लेते हैं, उबालते हैं, और जो भी वो वाष्प के रूप में जो भी धुआं से निकलती रहती है, मतलब पानी उबलता रहता है ना, वाष्प निकलता रहता है, उसे बोलते हैं ऊष्मा। तो जो उत्पन्न होती है उसी हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ध्यान रखना, जब किसी पदार्थ में से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। प्रकाश और ऊष्मा के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दहन होने के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आवश्यकता होती है। मतलब दहन होने के लिए उस पदार्थ को, किस पदार्थ को? जिस पदार्थ में क्या हो रही है? प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो दहन नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि पानी वाला, जैसे डेगची में पानी है, आपके कोई भी कुकर में पानी है, तो पानी उबलता है। जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तब तक वो ऊष्मा कैसे आएगी? क्योंकि बंद का बंद रहेगा, तो ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो वहाँ से आप उसका दहन होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। ऑक्सीजन न मिलने पर दहन बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जब तक आपको, अगर आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस कहाँ से मिलेगा? तो इसी प्रकार से वहाँ तक होता है कि ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दहन भी नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने दहन कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे ज्वाला के बारे में। अब देखो, ज्वाला क्या होती है? जब किसी पदार्थ का दहन होता है, मतलब कोई भी पदार्थ को आप दहन करते हैं। अब दहन मैंने बता दिया क्या होता है। उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल कर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला। जैसे दहन मतलब जलाना, है ना। जैसे अपन चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में क्या होते हैं? लकड़ी जलती हैं। लकड़ी जलती हैं तो क्या होता है? मतलब कुछ लपटें बाहर निकलते हैं। किसकी लपटें? आग की लपटें। तो उसको क्या बोलते हैं? वो ज्वाला होती है। कहते हैं ना कि आग, मतलब आग जलती है, उसको क्या कहते हैं? ज्वाला। ठीक है। अब देखो, अब आग की मैंने बात की ना, तो यहाँ पे आग लिखा हुआ गया, मतलब हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? देखो, आग वाग लग गई तो उस पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? उसको रोकथाम कैसे करेंगे? उसको कैसे रोक सकते हैं? देखो, उसके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। ऑब्वियसली बात है कि हमने पहले भी जाना ये चीज़ें कि आग कब लगेगी। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत, आग लगेगी तो आग को क्या होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी। तो हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ में से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। जहाँ से भी आग लग रही है तो उसको क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो। जैसे सोचो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आग लग गई। अब आपने क्या लिया? एक गीला कपड़ा लिया और गीला कपड़ा करके उस सिलेंडर के चारों तरफ प्लेट दिया और वो आग बुझ जाती है। अब ये सोचो कि यार ये कैसे बुझी? क्यों? क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है, मतलब बाहर जो हवा चल रही है, वो हवा क्या दे रही है? वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जाने की वजह से क्या? आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। मतलब क्या होगा? कोई भी एक दरी वगैरह लेकर भी, कोई भी गीला कपड़ा लेकर के आप उसके चारों तरफ पलेट दोगे तो उससे क्या होगा कि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो सिलेंडर तक नहीं पहुंचेगी और सिलेंडर की आग है वो बंद हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा ये लिखा गया है कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आग बंद हो जाएगी।
जब कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी, हमने चारों तरफ वो क्या डाला, चद्दर डाल करके, गीली चद्दर डाल करके उस ऑक्सीजन को बंद कर दिया, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बंद हो गई। ऐसे सोचो कि एक सिलेंडर है, एक चूल्हा है। अब सिलेंडर वाला जिस चूल्हे में हम चाय वगैरह बनाते हैं तो वो क्या हो रहता है कि उस सिलेंडर से डायरेक्टली गैस जा रही है किसी चूल्हे तक, वो क्या चूल्हे में आपके क्या लग गई, आग लग गई। अब सिलेंडर के ही जैसे ही आप रेगुलेटर को बंद कर दोगे, मतलब सिलेंडर के ऊपर आता है ना बंद, उसको ही बंद कर दोगे तो वहां तक क्या होगी, वो गैस वहां तक पहुंचेगी नहीं, और वहां तक नहीं पहुंचेगी तो आग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, मतलब तुरंत ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां तक गैस उसको मिल ही नहीं रही। सोचो कि जो चीज मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है, वहां से जहां से सप्लाई आ रही है उसी सप्लाई को अगर बंद कर दे तो आग कैसे लगेगी, आग नहीं लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। मतलब आग को नियंत्रण पाने से मतलब यह है कि आग को हम रोक सकते हैं। इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अब पूछ ले कि आग के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है, मतलब उसमें वेट ज़्यादा होता है, मतलब भारी रहती है वैसे। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ के चारों तरफ एक परत बना लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि चारों तरफ एक क्या बना लेगी, परत बना लेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे चद्दर वाला बताया कि चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन गई और भारी होती है, इस कारण से क्या हुआ कि वहां से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो बंद हो जाती है और आग का जलना बंद हो जाता है। किसी भी पदार्थ में आग का जो जलना होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो अब हम बात करेंगे ज्वलन ताप, ये क्या होता है, तो ठीक है इसके बारे में जानते हैं। देखो वह न्यूनतम ताप, मतलब वह न्यूनतम ताप जो कोई विशेष चलने लगता है, मतलब वह न्यूनतम कोई पदार्थ जो विशेष चलने लगता है उसे उसका ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब जैसे लकड़ी जल रही है, लकड़ी में कोई भी कुछ चीज़ भी जल रही है, लकड़ी में भी अंदर से उसका विशेष कुछ भी, लकड़ी में कई बार आ जाती है ना, कई बार मिट्टी वगैरह ऐसी कुछ आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। उसमें भी कुछ विशेष जलता रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ये क्या होता है, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, मतलब जलने का ताप काफ़ी कम होता है, वह ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है। मतलब आग के साथ सरलतापूर्वक क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब बात कर लीजिए जैसे हमने दहन के बारे में, अब दहन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि दहन के कितने क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए दहन के पहला प्रकार जैसे तीव्र दहन, वह पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, मतलब वह पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं उस पदार्थ के दहन को हम क्या कहते हैं, तीव्र दहन। मतलब तीव्र मतलब जल्दी से दहन पकड़ने वाले, उसको क्या कर लेते हैं, तीव्र दहन। जैसे LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, LPG गैस उदाहरण होगा। अब दूसरा जो सौता दहन, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देते हैं, कोई ऊष्मा भी नहीं मिलती फिर भी वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब वो खुद ही जल जाते हैं, उसे कहते हैं हम सौता दहन कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है विस्फोट। विस्फोट क्या होता है, इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि और ऊष्मा और प्रकाश पैदा होती है। देखो आपने बम वगैरह फोड़े होंगे तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है ना, आती है ना, ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी, मतलब आग वगैरह की वहाँ से प्रकाश भी फैलता दिखाई देता है। अभिक्रिया में उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, जो भी अभिक्रिया होती है उसमें जो गैस होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोट। जैसे दिवाली के समय जलने का, जैसे पटाखों का जलना, दिवाली के समय जैसे पटाखे जलते हैं ना, अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया था तो वैसा। अब मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो चित्र है इसको आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें। जैसे ऊपरी पर जो ज्वाला है तो सबसे गर्म भाग, जैसे आग वगैरह दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, सबसे गर्म भाग हुआ ये वाला, ये बहुत बड़ा गर्म भाग, इसे कहते हैं सबसे बड़ा गर्म भाग। अब अंदर वाला जो बीच वाला ये है, ये क्या होगा, ये गर्म भाग हो। सबसे गर्म कहाँ होता है, इसके जस्ट ऊपर ये गर्म होता है। मोमबत्ती, ये वाली मोमबत्ती हो गई।
आंशिक दहन वाला भाग मतलब पीला, जो पीला पीला रहता है ना बीच में, ये पीला भाग है। और जैसे ही मोमबत्ती के जस्ट ऊपर जो अपन जिसके ऊपर लगाते हैं, बिना जली मोमबत्ती का, जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र मतलब काला होता है, देखा होगा ना आपने। और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र मतलब नीला होता है, मतलब ऊपर ऊपर का क्षेत्र है। तो याद आ गया होगा। तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से ध्यान दें और इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि मोमबत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र का मतलब है चित्र बना दिया आपने, डायग्राम बना दिया, उसके नाम भी लिखो, मतलब ये नाम, ठीक है। आगे आ जाता है ईंधन। ईंधन क्या होता है? घरेलू और औद्योगिक उपयोग में ऊष्मा हेतु जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। अब देखो, घरेलू और औद्योगिक मतलब दो चीजें आ गई। घरेलू मतलब घर में काम आने वाला, जो ऊष्मा देकर के किसी पदार्थ को पकाया जाता है। और एक वह औद्योगिक, किसी फैक्ट्रियों में काम में लेना वाला, तो वो क्या कहलाता है? ईंधन। आपने देखा होगा ना कि कुछ भी चीज़ की, जैसे अपन गैस सिलेंडर है तो उसमें भी ईंधन होता है। और इसके अलावा चूल्हा वगैरह है, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, वो भी एक ईंधन है। तो ऊष्मा देकर ही किसी पदार्थ को पका रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ? सीधी सीधी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, घरेलू और औद्योगिक मतलब घर में और फैक्ट्रियों के उपयोग में ऊष्मा हेतु जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईंधन दक्षता। अब ये क्या होता है ईंधन दक्षता? 1 किलोग्राम ईंधन में कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं। जैसे अब किसी ने बोला कि 1 किलो दूध में 200 ग्राम दही बनता है, मतलब दूध को गर्म करेंगे फिर उसको जमाएंगे, उसके बाद में 200 ग्राम दही बनेगा उसका। इसी कारण से यहाँ से बताया गया है ईंधन के द्वारा जो 1 किलोग्राम ईंधन रहता है, मतलब 1 किलोग्राम आपने कोई भी ईंधन ले लिया, उसको किलो जूल में उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, तो वो कितनी होगी, है ना। उसके बारे में बता रहे हैं कि 1 किलो जूल ईंधन में कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं, मतलब कितनी ऊर्जा खपत हुई। ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें क्या निकलती हैं? बाहर निकलती हैं, जो विश्व उष्णन का कारण बनते हैं। अब कोई पूछ ले विश्व उष्णन क्या होता है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें बाहर निकलते हैं, इसे विश्व उष्णन कहते हैं, या फिर यही विश्व उष्णन बनाते हैं। तो देखिए ध्यान आ गया, ठीक है। अब हमने कर लिए क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 6 के पूरे नोट्स कंप्लीट, ठीक है। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन और आंसर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। देखो, दहन के लिए ईंधन, वायु। अब वायु में क्या क्या आ जाते हैं? ऑक्सीजन आपूर्ति द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीजन की आपूर्ति के द्वारा, वो क्या होती है? वायु। ऊष्मा मतलब ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आ जाता है पहले में कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो देखो ये वाला कर दिया, लकड़ी और जलने से क्या होता है? वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या होता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है ना, अपना सिलेंडर होता है, उसमें एलपीजी होती है। दूसरा कंप्लीट होगा। तीसरा क्या है? जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसमें क्या किया जाता है? ऊष्मीयमान गर्म करना आवश्यक है। चौथा क्या है? तेल द्वारा उत्पन्न आग को क्या कहते हैं? जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद हो गया होगा। इन सभी चीज़ों को आप देख लें और अच्छी तरह से पढ़ लें। नोट्स की टेंशन ना करें, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इन पीडीएफ को डाउनलोड करें और आसानी से पढ़ें, जैसे उतारा गया है वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो देखिए, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अल्प का मतलब हो गया बहुत ही कम मात्रा में। यह पेट्रोल या डीजल की अपेक्षा अधिक स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल और डीजल है, उसकी अगर तुलना करें, मतलब अपेक्षा मतलब तुलना करना, पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा क्या होता है? ईंधन क्या होता है? बहुत ही स्वच्छ होता है। अगर पेट्रोल और ईंधन की बात करें, पेट्रोल और डीजल की बात करें, वो इतने स्वच्छ नहीं होते। इससे हमारे शरीर का प्रदूषण कम हुआ। इससे क्या हुआ? हमारे शरीर का प्रदूषण बहुत ही कम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ईंधन के रूप में एलपीजी और
लकड़ी की तुलना कीजिए। देखिए एलपीजी है वायु को प्रदूषित नहीं करती, परंतु लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। आपने देखा है कि कई बार चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने के बाद में धुआं निकलती हैं, वो क्या होता है, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। लेकिन एलपीजी मतलब अगर किसी सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसके थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, किसी पदार्थ को पकाते हैं, तो वहाँ से कोई धुआं देखा है आपने कि धुआं निकलते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? धुआं निकलती नहीं है। तो इस कारण से एलपीजी वायु को प्रदूषित नहीं करती, परंतु लकड़ी वायु को प्रदूषित कर देती है। अगला पॉइंट आ जाता है कि कारण बताना है। किसके बारे में बताना है? कि विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा एलपीजी लकड़ी में अच्छा घरेलू ईंधन है। इसके अलावा आ जाता है, यदि विद्युत उपकरणों की आग लग जाए तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले करंट लगा सकता है। अब कै वाला था, जिसका उत्तर इस वाले का उत्तर यहाँ पे आ गया। अब दूसरा है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्या है? एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया था कि लकड़ी से क्या होता है, धुआं वगैरह उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लकड़ी से कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होती है। आ गया ना, यहाँ पे धुआं उत्पन्न होती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और श्वास कष्ट उत्पन्न होती है। धुआं रहेगी तो कई बार अपने को सांस लेने में कठिनाई आ जाती है, लेकिन ऐसा गैस सिलेंडर में नहीं होता है। देखो, क्योंकि गैस में क्या है, क्योंकि कागज का ज्वलन ताप कम होता है, लेकिन जब इसको एल्यूमिनियम की पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो कागज का ज्वलन ताप बढ़ जाता है, क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होती है। अब क्या होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। अभी मैंने बताया था ना, तो जैसे ये चित्र ऐसा बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। ऊष्मा ईंधन के ऊष्मेमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए, ईंधन के ऊष्मेमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसके द्वारा? कि ईंधन के ऊष्मेमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार की आग को नियंत्रित करती है। यह है ना क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसके बारे में तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग के चारों तरफ एक परत बना लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। सीधी सी बात है, नमी के कारण। तो ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें जल होता है। नमी मतलब जल होता है, क्योंकि देखो अगर गीली पत्तियां रहेंगी तो उसमें जल रहता है। आपने देखो ना, कभी अगर पीस करके ऐसे देखना या फिर कूट करके देखना, मिक्सर में डाल करके देखना, उसमें जल निकलेगा, मतलब पानी निकलेगा। तो हरी पत्तियों के ढेर को जलाना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें जल रहता है। और आपको पता होगा कि पानी में आग बहुत ही पानी में आग जल्दी से नहीं लगा सकते, परंतु सूखी पत्तियों में आसानी से लग जाते हैं क्योंकि उसमें जल की मात्रा नहीं होती और इसमें जल की मात्रा कम होने के कारण बहुत ही कम होती है, फिर न के बराबर होती है। इस कारण से सूखी पत्तियां जल जाती हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो स्वर्णकार होती हैं, मतलब सोना चांदी को जो पिघलाने वाले या फिर बाद में रहते हैं ना ये कुछ भी श्रृंगार बेचने वाले, तो ये किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं? देखो, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को पर फूंकते हैं, जिससे नीला रंग होता है। मतलब क्या होता है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो स्वर्णकार होते हैं धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को, मतलब धातु की जो फूंकनी होती है उससे ज्वाला जहाँ पर आग होती है उसके सबसे बाहर के भाग पर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं।
जो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? अगर आप पूछ ले किस रंग का होता है तो नीले रंग का बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम मतलब 4.5 केजी ईंधन का पूर्ण क्या दहन किया गया, मतलब पूरी तरह से दहन कर दिया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 18,000 मतलब 1,80,000 किलोग्राम था। कितना था? 1,80,000, है ना। ईंधन था। ईंधन का ऊष्मायमान परिकलित कीजिए। तो ईंधन का ऊष्मायमान कैसे करेंगे? उत्पन्न ऊष्मा का ईंधन कितना हुआ? 1,80,000। अब इसमें भाग दे देंगे कितने का? 4.5 का। यहाँ पे लिखा है 4.5 के जी, कितना निकला? 40,000 किलोग्राम, ठीक, के जी। अब अगला पॉइंट आ जाता है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। देखो कई बार लोहे पर जंग लग जाता है ना, तो इसको भी क्या हम ऊष्मा का दहन कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जाता क्योंकि यह ऊष्मा नहीं देता है। और अगर अपन जंग लगेगी तो वहाँ से ऊष्मा देगा नहीं, लेकिन अगर दहन होगा किसी चीज़ का, अगर आग लगेगी तो वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखा होगा ना, आग लगती है, धुआं उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन दे दिया अपने को एक अगला 13वां क्वेश्चन, तो उसमें एक आबिदा है और एक रमेश है, उन दोनों के बारे में बताया जा रहा है। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। मतलब आबिदा और रमेश थे, उन्होंने एक बीकर लिया, कोई भी छोटा सा गिलास वगैरह कुछ भी लिया, उसमें से कुछ पानी भरा, फिर उस पानी को क्या किया? गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, मतलब मोमबत्ती के ज्वाला का पीला भाग था ना, उसके पास में रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा, किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। अब रमेश ने क्या रहा? बीकर के ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा, और जो आबिदा थी उसने बीकर की मोमबत्ती ज्वाला के पास में रखा। तो देखिए, रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा। रमेश का जो बीकर का पानी है ना, वो जल्दी हो जाएगा, किसकी तुलना में? आबिदा के पानी से। क्यों? क्योंकि ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म होता है। मैंने बताया था ना डायग्राम में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार याद कर लेना डायग्राम को, कहाँ पे क्या है, तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, ज्वाला का जो भारी भाग होता है वो क्या होता है? सबसे गर्म होता है। मैंने बताया था ना डायग्राम में लिखा होता है ज्वाला का सबसे भारी भाग गर्म होता है। तो और जो पीला भाग होता है, जो आंतरिक दहन वाला भाग होता है, वो कम गर्म होता है। तो इसलिए रमेश के जो बीकर का पानी है वो जल्दी गर्म होगा। अगला पॉइंट आ जाता है कि कक्षा 8 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बताया गया है कि उनके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है। कि मोमबत्ती के ज्वाला का जो नामांकित चित्र है वो मोमबत्ती की ज्वाला का इस प्रकार से चित्र बनेगा। और CO2 को किस प्रकार नियंत्रित रखती है? तो CO2 में क्या हो गया कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग के चारों तरफ एक परत बना लेती है। इससे ईंधन और ऊष्मा के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वलन ताप क्या होता है? कि ठीक है, ज्वलन ताप तो होता है, पर ये होता क्या है? वह न्यूनतम ताप, उत्तर ध्यान में रखना, वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है। वह न्यूनतम ताप पर या फिर न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है कि दहन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मैंने बात की थी ना कि तीव्र दहन, स्वायत्त दहन, विस्फोट। तीव्र दहन मतलब बहुत जल्दी से दहन हो जाए, स्वायत्त खुद ही अपने आप में हो जाए, विस्फोट जैसे बम वगैरह की बात में। तो देखिए इसके बारे में दोबारा से और जान लेते हैं कि वह पदार्थ जो जल्द ही आग पकड़ लेते हैं उस पदार्थ के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं, जैसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दूसरा जाता है स्वतः दहन, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देते हैं। ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है विस्फोट। इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा को प्रकाश पैदा होती है। क्या होते हैं? इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। अभिक्रिया से उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इसे हम विस्फोट कहते हैं, जैसे दिवाली के समय में पटाखों का जलना।
अगला पॉइंट आ जाता है ईंधन दक्षता क्या है। ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी, शुरू में बात की थी ईंधन दक्षता के बारे में। चलो कोई नहीं, हम दोबारा बात कर लेते हैं। 1 किलोग्राम ईंधन में, उत्तर ध्यान में रखना, 1 किलोग्राम ईंधन में कितने किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं। इसी साथ साथ में आपका जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 8th क्लास की जो साइंस है तो उसका चैप्टर नंबर 6 है दहन और ज्वाला, उसके वो हमने कंप्लीट कर लिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वाला ऐसा बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो ये बेल आइकन है यहाँ पर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सभी व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर दें, ताकि आपके अपने दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और ये चैप्टर पूरा पढ़ सकें। इसके अलावा आप जो नोट्स हैं उनको भी डाउनलोड कर सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग नए चैप्टर के साथ में।